हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वैड्स ICS लखनऊ। मेरा नाम है प्रशांत और आज है बहुत ही ऐतिहासिक दिन क्योंकि आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 46th प्रेसिडेंट इलेक्ट चुन लिए गए हैं विच इज मिस्टर जो बाइडेन। अगर हम यहाँ पर ये मैप देख सकते हैं, यहाँ पर अब देखिए 270 का ये जो जादुई आंकड़ा था, 270 का जो मैजिकल फिगर था, यानी कि 270 इलेक्टर्स का, वो मिस्टर जो बाइडेन ने पार कर लिया है। अब इनके पास हैं टोटल 290 इलेक्टर्स। अभी तक जितना भी रिजल्ट डिक्लेयर्ड हुआ है उसमें 270 को पार करके 290 इलेक्टर्स मिस्टर जो बाइडेन के पास हैं। मिस्टर ट्रंप 214, यानी कि रिपब्लिकन पार्टी के पास इस समय सिर्फ 214 इलेक्टर्स ही आ पाए हैं। और अभी भी लेकिन आप देखेंगे कि रिजल्ट पूरी तरह से नहीं आया है, यानी कि आप यहाँ पर अगर देखें नॉर्थ कैरोलिना, यहाँ पर जॉर्जिया और इसके अलावा अलास्का, ये कुछ स्टेट्स हैं जहां पर अभी भी पूरी तरह से रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। पर फिर भी पेंसिल्वेनिया में जो 20 इलेक्टर्स का नंबर था, ये फिगर क्रॉस करते ही मिस्टर जो बाइडेन 270 का जादुई आंकड़ा पार कर गए और अब इनके पास है 290 इलेक्टर्स। और अब ये हो चुके हैं ऑलमोस्ट, अब ये फाइनल है कि जो बाइडेन इज गोइंग टू बी द 46th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो नाउ हम लोग एक बार ये वीडियो शुरू करें, एक बार पहले देख लेते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या चीजें देखने जा रहे हैं। ये होगी लिस्ट। तो ये रहा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट के इलेक्शन का अभी तक का रिजल्ट। और देखिए मिस्टर जो बाइडेन ने अपनी विनिंग स्पीच भी दे दी है और उसमें उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पे ब्लू और रेड स्टेट्स नहीं देखता, मैं सिर्फ एक चीज देखता हूँ विच इज यूनाइटेड स्टेट्स। बहुत ही ज्यादा नेशनलिस्टिक स्पीच देने की कोशिश की और उन्होंने हर एक जो प्रेसिडेंट जब चुन के आते हैं, कोई भी राष्ट्राध्यक्ष चुन के आते हैं, तो वो कुछ ऐसी स्पीचेस ही देते हैं कि हमें ये जो मैंडेट मिला है ये काम करने के लिए मिला है। और ऐसे ही कुछ स्पीच यहाँ पे इन्होंने भी दी है। इन्होंने बोला है कि दिस इज अ मैंडेट फॉर एक्शन। और पेंसिल्वेनिया स्टेट में जो 20 इलेक्टर्स की सीट्स थी, इनको पार करते ही इन्होंने ये जादुई आंकड़ा छुआ है। तो ये है हमारी आज की बड़ी न्यूज। इसको आगे बढ़ाएं, एक बार पहले देख लेते हैं कि सिलेबस में ये क्या कवर करेगा। यूपीएससी के सिलेबस का अगर आप जीएस मेंस पेपर 2 देखें तो वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज की जो पॉलिटिक्स है वो भी हमको असर करती है, तो इसलिए वो हमारे लिए देख लेना बहुत जरूरी है। हम ये तो देखेंगे कि इस बार का रिजल्ट क्या रहा, लेकिन ये भी बात आप जानते हैं कि इस बीच बहुत सारी उठापटक हुई, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज देखने को मिली, बहुत सारी कंफ्यूजन हुई, डिलेज हुए। तो ये डिलेज आखिर क्यों हुए, हमको ये जान लेना बहुत ही आवश्यक है। और अब रिपब्लिकन पार्टी यानी कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के पास क्या ऑप्शंस बचे हैं, अगर बचे भी हैं तो ये सारी चीजें हम लोग आगे बढ़ाएंगे, देखेंगे। लेकिन उसके पहले एक बात देखते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि POTUS का इलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तभी हमको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आ सकेगा। प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के इलेक्शन को लेके PM त्रिपाठी सर जी ने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाई है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ पर आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर एक क्विक लुक में देखेंगे। सबसे पहले कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रेसिडेंट बनने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये तीनों होती हैं, यानी कि नेचुरली बॉर्न सिटीजन होना चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। इसके अलावा प्रेसिडेंट बनने के लिए लास्ट 14 ईयर्स से लगातार वो रेजिडेंट हो अमेरिका का। ये नहीं होना चाहिए कि वो NRUS है, जैसे कि इंडिया में NRIs होते हैं। NRUS का मतलब नॉन रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऐसा नहीं होना चाहिए। 14 साल से वो आखिरी रह रहे हों और 35 साल से ज्यादा उनकी आयु हो चुकी हो। इसके अलावा देखेंगे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिसको पूरा करके प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया जाता है अमेरिका में। पहला है प्राइमरीज एंड कॉकसेस। ये एक प्रोसीजर है जिसके तहत पार्टी मेंबर्स अपने ही पार्टी के अंदर के उम्मीदवार को चुनते हैं कि कौन होगा हमारी पार्टी का कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। इसके बाद लेकिन उसके पहले डेलीगेट्स का चुनाव किया जाता है इन प्राइमरीज एंड कॉकसेस में। ये डेलीगेट्स वो होते हैं जो कि फाइनली जब नेशनल कन्वेंशन होगा अलग अलग पार्टीज का, वहां पर जाके अपने पार्टी के कैंडिडेट्स को चुनेंगे। तो आप ध्यान रखिए कि जो पार्टी मेंबर्स हैं वो सीधे सीधे अपने पार्टी के जो फाइनल कैंडिडेट होने वाले हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, उनका चुनाव नहीं करते, वो डेलीगेट्स का चुनाव करते हैं अपने रेस्पेक्टिव स्टेट्स में। और फाइनली वो जब नेशनल कन्वेंशन होती है हर एक पार्टी की, वहां पर वो डेलीगेट्स पहुंचते हैं और अपनी पार्टी के जो उम्मीदवार होने वाले हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के, उनको चुनते हैं इन द नेशनल कन्वेंशन। इसके बाद होता है फाइनली जनरल इलेक्शन, कैंपेनिंग शुरू होती है, एक लंबा दौर होता है, बहुत सारी स्पीचेस होती हैं, बहुत सारी डिबेट्स होती हैं, डिस्कशंस होते हैं और जनरल इलेक्शन आता है। उसके बाद पॉपुलर वोट, जैसा कि अभी इस साल 3 नवंबर को हुआ, जिसकी काउंटिंग अभी पूरी हुई है और ये न्यूज हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और फाइनली जाकर अभी देखिएगा बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है। ये कंफ्यूजन PM त्रिपाठी सर ने अपने इस वीडियो में क्लियर की है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, मेरी रिकमेंडेशन है। लेकिन वो होता यहाँ पर ये है कि बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि अमेरिका में डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जनता अपने प्रेसिडेंट को सीधा चुनती है, लेकिन ऐसा नहीं है।
वो भी एक इलेक्टोरल कॉलेज का चुनाव करती है। वहां की जनता एक इलेक्टोरल कॉलेज यानी कि एक ऐसे समूह का चुनाव करती है जो फाइनली जाकर प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स का चुनाव करेंगे। और उनकी कुल संख्या 538 है, 538, और उसमें से 270 इलेक्टर्स जिस पार्टी को भी मिल जाते हैं, कहा जाता है कि वो पार्टी चुनाव जीत गई, क्योंकि अब लगभग तय होता है कि ये जो इलेक्टोरल कॉलेज है जिसका चुनाव अभी अभी सीधे जनता ने किया है, वो जिस पार्टी से चुनकर आए हैं वो अपने पार्टी के कैंडिडेट को ही वोट करेंगे। हालांकि इसमें भी एक कैच है कि ये बात तय नहीं है कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशनली, कहीं ऐसी मेंशन नहीं है कि मैंडेटरी है उन इलेक्टर्स के लिए कि वो जिस पार्टी से चुनकर आए हैं उसी पार्टी के कैंडिडेट को चुने। तो ये देखने वाली बात होती है। जो नंबर ऑफ इलेक्टर्स हैं वो देखिए इस तरह से इनका मैप है कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्टर्स चुन के आते हैं, जो और ये पॉपुलेशन के हिसाब से है। अगर मान लीजिए कि कोई स्टेट बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन कम है, तो वहां पे नंबर ऑफ सीट्स ऑफ द इलेक्टर्स वो कम होगी। लेकिन अगर कोई स्टेट छोटा है और उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां पे नंबर ऑफ इलेक्टर्स ज्यादा भी हो सकते हैं। इनमें सबसे बड़ा स्टेट नंबर ऑफ इलेक्टर्स के हिसाब से अगर है तो इट इज कैलिफोर्निया, 55 सीट है। सेकंड नंबर पे जो स्टेट है विच इज टेक्सास, जहाँ पे मिस्टर मोदी जाके उन्होंने एक स्पीच दी थी, हाउडी मोदी वाली, तो वो भी टेक्सास सेकंड नंबर पे आता है, 34। और ये देखिए पेंसिल्वेनिया जहाँ पे 21 नंबर ऑफ इलेक्टर्स हैं, जिसको फाइनली पार करके जो बाइडेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बने हैं। और ये है पूरा चार्ट कि किस तरह से उनका इलेक्शन होता है। यहाँ पे हम लोग एक क्विक समरी देख रहे हैं, पूरा वीडियो आप जरूर वाला देखिएगा, आई बटन के ऊपर हमने वो वीडियो डाल रखा है। अब इसकी तारीख कैसे तय होती है कि कब पॉपुलर वोट होगा और कब इलेक्टर्स प्रेसिडेंट को चुनेंगे, तो ये देखिए ये बहुत ही ज्यादा देखने वाली बात है, ध्यान से इसको आप जरूर देख लीजिएगा। वो होती है फॉर द डेट फॉर द इलेक्शन ऑफ इलेक्टर्स बाई जनरल वोटर। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ऑन द ट्यूसडे नेक्स्ट आफ्टर द फर्स्ट मंडे इन द मंथ ऑफ नवंबर, यानी कि नवंबर माह के पहले सोमवार के जस्ट बाद पड़ने वाला ट्यूसडे। तो इस बार पहला सोमवार पड़ गया था 2 ऑफ नवंबर को, तो उसके जस्ट बाद पड़ने वाला जो पहला ट्यूसडे है वो था 3 ऑफ नवंबर को। इसीलिए इस बार जो वोटिंग हुई है, जनरल वोटिंग, पॉपुलर वोटिंग, वो हुई है 3 ऑफ नवंबर 2020 को। इसी तरह से इसके बाद ये जितने भी इलेक्टर्स चुने जाएंगे वो फाइनली अपने अपने रेस्पेक्टिव स्टेट्स कैपिटल्स में, अपने रेस्पेक्टिव स्टेट कैपिटल्स में वो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का चुनाव करेंगे। लेकिन वो तारीख क्या है? वो है फर्स्ट मंडे आफ्टर सेकेंड वेंसडे इन द मंथ ऑफ दिसंबर, यानी कि दिसंबर माह के दूसरे वेंसडे के जस्ट बाद जो पहला सोमवार आएगा, जो पहला मंडे होगा, उस दिन इलेक्टर्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। और इस साल 2020 में वो तारीख आ रही है 14 ऑफ दिसंबर। तो ये वो तारीख है जबकि फाइनली ऑफिशियली अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा और उनका शपथ ग्रहण और उनके कार्यकाल की शुरुआत ये तय होती है कि वो 20 ऑफ जनवरी से होती है। यानी कि अगर जो बाइडेन प्रेसिडेंट बनते हैं तो उनका कार्यकाल शुरू होगा 20 ऑफ जनवरी 2021 से। उसी दिन मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस छोड़कर जाएंगे और नए राष्ट्रपति का स्वागत किया जाएगा व्हाइट हाउस में ऑन द 20 ऑफ जनवरी 2021। तो एक बार ये भी हमको देखना चाहिए कि अभी तक डिलेज क्यों हो रहे थे। ये जो डिलेज हो रहे थे वो इसलिए हो रहे थे क्योंकि अमेरिका एक बहुत ही पुराना देश है, आप जानते हैं 1776 में ही वो आजाद हो गया था। उसी समय का उनका सारा प्रोसीजर है और इनके यहाँ जितने भी इलेक्शन प्रोसीजर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। और ऊपर से उनका जो फेडरल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, हर एक स्टेट में अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, अपने लॉज हैं, अपने कोड्स हैं। इंडिया भी एक फेडरल स्ट्रक्चर वाला देश है, यहाँ पे भी केंद्र सरकार है, राज्य सरकारें हैं, परंतु आप जानते हैं कि भारत में जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो एक यूनिक फेडरल स्ट्रक्चर है, यानी कि फेडरेशन तो है पर यहाँ पे सेंटर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तो कहते हैं फेडरेशन विद अ स्ट्रांग यूनिटरी फीचर्स। बट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो स्टेट्स हैं वो ज्यादा पावरफुल हैं। वहीं अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे आप जानते होंगे कि सेंटर, ये वो सेंटर है जो कि ज्यादा पावरफुल है। अमेरिका में ऐसा ना होने की वजह से हर स्टेट के अपने अलग अलग लॉज, अपने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस, अपने अलग अलग कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट्स होने की वजह से वहां पे जो प्रोसीजर है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। इसके अलावा आप जानते हैं कि इस साल 2020 ये एक बहुत ही चैलेंजिंग ईयर रहा है हम सब के लिए। इस साल कोविड-19 पैंडेमिक आई। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी इलेक्शन प्रोसीजर को सेफ बनाने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं जब इलेक्शन की वोटिंग के लिए लोग जाते हैं तो लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए बहुत सारे स्टेट्स ने और बहुत सारी जनता ने खुद भी ये तय किया कि वो वोटिंग करने के लिए वोटिंग बूथ तक नहीं जाएंगे, बल्कि वो एक दूसरे क्लॉज का इस्तेमाल करेंगे फॉर वोटिंग विच इज मेल वोट्स,
यानी कि वो एक डॉक्यूमेंट होगा जो कि वेबसाइट पे अवेलेबल होगा, उसको डाउनलोड करेंगे, उसमें अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करेंगे, उसके साथ में अटैच करेंगे और अपना वोट उसमें डालेंगे और उसको मेल कर देंगे, यानी कि उसको पोस्ट कर देंगे। इंडिया में उसको पोस्ट बोलते हैं, वहाँ पे मेल बोलते हैं। तो मेल वोट्स का मतलब है पोस्टल वोट्स, कि उसको पोस्ट कर दिया जाएगा। भारत में के जो इलेक्शन प्रोसीजर्स हैं उसमें भी इसका प्रोविजन है, बट इसका इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं। अमेरिका में ये आम प्रचलन है कि जनरली भी मेल वोट्स बहुत सारे होते हैं, क्योंकि आप जानते होंगे कि जो अमेरिका में वोटिंग है वो किसी छुट्टी के दिन नहीं होती, किसी वीकेंड पे नहीं होती, और उस दिन छुट्टियां भी नहीं होती। इनफैक्ट उस दिन वर्किंग डे होता है, वीक डेज में होती हैं। तो बहुत सारे लोग ऑप्ट करते हैं मेल वोट्स। इस साल कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से मेल वोट्स को ऑप्ट करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट कहा जा रहा है लगभग 30% से ज्यादा लोगों ने इस बार मेल वोट्स ऑप्ट की हैं। तो इनको गिनना एक बहुत ही बड़ा टास्क हो जाएगा, क्योंकि सबका वेरिफिकेशन करना, सबको एक एक करके काउंट करना, ये वैसे हो जाएगा जैसे कि भारत में ईवीएम आने के पहले जो चुनाव होते थे, आप जानते हैं कि 5-6 दिन 7-8 दिन तक लगते थे, एक बहुत ही लंबा इलेक्शन प्रोसीजर होता था। वैसे ही इस साल यूएसए में हो रहा है। इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि हर स्टेट में जो इलेक्शन प्रोसेस है वो अलग अलग है, और वहां पे इंडिया में जैसे इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए एक नेशनल इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, यानी कि इलेक्शन कमीशन, ऐसी कोई सेंट्रलाइज्ड यूनिफॉर्म नेशनल इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी अमेरिका में नहीं है। उसके ना होने की वजह से कोई सेंट्रलाइज्ड कमांड नहीं आ पाता। और एक चीज और भी है कि अमेरिका में कुल 50 स्टेट्स हैं, उनमें से लगभग 33 स्टेट्स में जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं वो इलेक्ट होके आए हैं, और इलेक्ट होके आएंगे तो वो किसी ना किसी पार्टी से होंगे, या तो डेमोक्रेट से होंगे या तो रिपब्लिकन से होंगे। ये दो बड़ी मेजर पार्टीज हैं, कुछ छोटी पार्टीज भी हैं, पर जनरली जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती है यही दो पार्टीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो वहां पे अगर इलेक्शन ऑफिसर्स किसी पार्टी से संबंध रखते हैं तो चुनाव प्रक्रिया कितनी फेयर हो पाएगी ये कहना बहुत ही मुश्किल है। और इसी वजह से वहां पे बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही हैं, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि इलेक्शन प्रोसीजर फेयर नहीं है, और बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज आ रही हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि वहाँ के जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं उनके पास में बहुत सारी पावर्स भी नहीं हैं, वो कोई बहुत बड़ा मेजर स्टेप भी नहीं ले सकते। जैसे कि इंडिया में आप जानते हैं कि जब इलेक्शन शुरू होता है, इलेक्शन का दौर आता है, उस समय इलेक्शन कमीशन के पास लगभग एब्सोल्यूट पावर आ जाती है, बहुत ही ज्यादा पावर। जो इलेक्शन ऑफिसर्स होते हैं वो उनके पास में डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं बहुत सारी, वो पार्टीज को कुछ निर्देश दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि ये करना है ये नहीं करना है। आप जानते हैं एक एमसीसी यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। तो इंडिया में चुनाव प्रक्रिया जो कंडक्ट होती है उसके लिए इलेक्शन कमीशन के पास में बहुत सारी पावर्स हैं, ऐसी पावर्स अमेरिका में नहीं दी गई है किसी को। और इसके अलावा भी वहाँ पे आप जानते हैं कि अलग अलग स्टेट्स होने की वजह से अलग अलग तरह के लॉज हैं और अलग अलग तरीके के आइडेंटिफिकेशन प्रूफ्स की रिक्वायरमेंट है। तो वो वोटर आइडेंटिफिकेशन, जैसे इंडिया में आप जानते हैं कि वोटिंग करने के लिए एक अलग से आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट जारी किया जाता है, विच इज वोटर आईडी कार्ड। हालांकि इस साल इलेक्शन कमीशन ने यह भी कह दिया कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास हो तो आप लेके जा सकते हैं, लेकिन इतना इजी जैसे भारत में किया जा रहा है अमेरिका में आज भी ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। एक स्टेट का आइडेंटिटी कार्ड दूसरे स्टेट में वो नहीं लागू होता, वो नहीं मान्य होता। तो इसके वो लोग लेके भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती हैं और बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज इसको लेके भी बनी हुई हैं। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि अगर मेल वोट्स आ रहे हैं और अगर बैलेट्स का इस्तेमाल कहीं किया जा रहा है तो बैलेटिंग कैसे होगी, उनका काउंटिंग प्रोसेस क्या होगा, ये इसको लेके भी कोई क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं है। कुछ स्टेट्स ये कह रहे हैं कि जिस दिन इलेक्शन है बस उस दिन तक मेल वोट्स रिसीव किए जाएंगे। कुछ स्टेट्स का ऐसा कहना है कि इसके 3 दिन बाद तक भी रिसीव किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि पेंसिल्वेनिया में 3 दिन बाद तक अगर मेल वोट्स आते हैं तो उनको रिसीव किया गया, लेकिन वहीं विस्कॉन्सिन में इसको अलाउ नहीं किया गया। इसको लेके लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी 2 अलग अलग स्टेट्स के लिए 2 अलग अलग फैसले सुनाए। सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि पेंसिल्वेनिया अलाउ कर सकता है 3 दिन बाद तक अगर मेल वोट्स आते हैं तो, लेकिन विस्कॉन्सिन के कानून को पढ़कर उसको इंटरप्रेट करके उन्होंने बोला कि विस्कॉन्सिन में ये अलाउ नहीं होता क्योंकि आपका कानून इसको अलाउ नहीं करता। तो आप देखिए कि एक ही देश में कितनी ज्यादा यूनिफॉर्मिटी की कमी है, कितनी ज्यादा हेट्रोजेनिटी है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम आती है अमेरिका में, वो ये है कि अगर पॉपुलर वोट्स में जो गैप है वो 1% से कम रह जाता है, और कुछ स्टेट्स में तो ऐसा भी है कि अगर 6000 से कम रह जाता है, कहीं पे 2000 से कम रह जाता है, तो ऐसे में जो कैंडिडेट्स हैं इलेक्टर्स वो अपने रेस्पेक्टिव कोर्ट्स में जा सकते हैं। जैसे इंडिया में स्टेट में जो सबसे बड़ी कोर्ट होती है वो होती है हाई कोर्ट, अमेरिका में हर स्टेट में अपना एक सुप्रीम कोर्ट होता है क्योंकि उनके लॉज अलग हैं, तो वो उन सुप्रीम कोर्ट्स में जा सकते हैं या लोअर कोर्ट में जा सकते हैं। और ऐसा होता ही है हर इलेक्शन में इस तरह के बहुत सारे वाद विवाद आते हैं और कोर्ट्स में लोग जाते हैं, लेकिन केसेस कितने एक्सेप्ट किए जाते हैं ये हर बार तय नहीं है। कुछ केसेस कभी कभी लगता है कि एक्सेप्ट कर लेने चाहिए तो एक्सेप्ट होते हैं, अदरवाइज वो नहीं भी होते। जो सबसे बड़ा अभी तक इस तरह से कंट्रोवर्सी हुई है इलेक्शन प्रोसेस को लेके
वो हुई थी ईयर 2000 में, जहां पे कि डेमोक्रेट कैंडिडेट थे मिस्टर एल गोरे, और जिनको नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है उनके एनवायरमेंटल एक्टिविज्म को लेके, और दूसरी तरफ थे रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट मिस्टर जॉर्ज डब्ल्यू बुश। तो फाइनली हम देखेंगे कि नंबर ऑफ पॉपुलर वोट्स कम होने के बावजूद जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश हैं वो चुनाव जीते थे, और उसमें कोर्ट केस के माध्यम से फाइनली ये तय हुआ था कि राष्ट्रपति कौन बनेगा। तो लेकिन इसके लिए कोई सेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म अमेरिका में आज भी नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि मिला के उनके इलेक्शन प्रोसेस को बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, और इतना सारा डिले हो पाया। व्हाट्स नेक्स्ट? अब मिस्टर ट्रंप क्या कर सकते हैं, रिपब्लिकन पार्टी के पास में क्या ऑप्शंस हैं, ये भी देखने वाली बात है। हालांकि ये जो रिजल्ट आया है इसने इस बात को लगभग तय कर दिया है कि जो बिडेन मैजिकल फिगर को पार कर चुके हैं और अब वही होंगे 46th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन मिस्टर ट्रंप को अगर आपने हाल फिलहाल सुना हो तो वो लगातार एक बात कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट इसलिए जाएंगे क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ जगहों पे जो वोटिंग है उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज हुई हैं, बहुत सारी जो पीछे हम लोगों ने देखा कि कॉन्फ्यूजन्स हैं, कंट्रोवर्सीज हैं, जिनकी वजह से लगातार डिलेज हो रहे थे। कहीं पे 3 दिन से ज्यादा तक भी मेल वोट्स आते रहे हैं, कहीं पे नहीं आए, कहीं पे उनको कंसीडर किया गया, कहीं पे नहीं कंसीडर किया गया। तो इन्हीं सभी चीजों को लेकर जो ट्रंप कैंपेन है वो सुप्रीम कोर्ट जाने की लगातार बात कर रहा है। इनफैक्ट ट्रंप कैंपेन है वो ऑलरेडी 46 से ज्यादा केसेस को रजिस्टर करा चुका है, लेकिन ये देखने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट उसे एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। फिलहाल जो अब कुछ हो सकता है वो तो सिर्फ हो सकता है 14 दिसंबर को, जिस दिन इलेक्टर अपनी स्टेट कैपिटल्स में बैठकर प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का चुनाव करेंगे। हालांकि ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो इलेक्टर्स जिस पार्टी से चुनकर गए हैं उस पार्टी के कैंडिडेट के अलावा उन्होंने किसी और को वोट किया हो। लेकिन एक बात और है, अगर आप देखें यहाँ पर अमेरिका में ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसी कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। वो ये देखिए, दे मे वोट फॉर समवन अदर देन द कैंडिडेट फॉर हुम दे वर प्लेज्ड टू वोट। जिसके लिए जिस कैंडिडेट के नाम पे उन्होंने वोट मांगा था उसके अलावा वो दूसरे कैंडिडेट को वोट कर सकते हैं। बट दिस इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इंसिडेंट। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये एक कह सकते हैं अनप्रेसिडेंटेड घटना होगी, अभूतपूर्व। फिलहाल जो कुछ भी है ये रहा अमेरिका का मैप, और अब ये इस तरह से रेड और ब्लू मैप में कन्वर्ट हो चुका है, और हमारे पास जो फाइनली जो फिगर है इट इज 290 बाई डेमोक्रेट पार्टी। जो बिडेन लगभग प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 46 नंबर के बन चुके हैं। और इनको आप देखेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कॉन्ग्रेचुलेशंस भी अपनी दे चुकी हैं। तो फिलहाल हमारे सामने हैं भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति मिस्टर जो बिडेन। तो यहीं पे खत्म होता है हमारा ये वीडियो, लेकिन ये वीडियो यहीं नहीं खत्म होगा। हम इसकी एक सीरीज लेकर आएंगे। हमारा वीडियो नंबर 2 होगा जिसमें हम ये भी बात करेंगे कि ट्रंप और बिडेन की आइडियोलॉजीज में और उनकी पॉलिसीज में क्या डिफरेंसेस हैं। अगर ट्रंप जीते तो उनकी क्या आइडियोलॉजीज, क्या पॉलिसीज होती, हालांकि हम 4 साल से देख रहे हैं, लेकिन अगले टर्म के लिए उन्होंने क्या क्या प्रोमिस कर रखी थी, क्या क्या वो करते और बिडेन क्या करेंगे, और उनकी जो पॉलिसीज हैं उनका इम्पैक्ट भारत के ऊपर क्या पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और देखते रहिए वैट्स ICS लखनऊ का यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।